दिल्ली में पुलिस कमिश्नर विश्राम भगत ने 4 जवान विशाल त्यागी, टोप सिंह, मैरी लिंगदोह और कबीर एम को सड़कों पर प्लान तरीके से पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया और उन पर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जो एक हाई प्रोफाइल रिपोर्टर हैं और अपने ही नेशनल न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। जांच का जिम्मा एक नाकाम पुलिस ऑफिसर हाथी राम चौधरी और उसके एक साथी इमरान अंसारी को सौंपा जाता है। उनका मानना है कि टोप सिंह ही उनका लीडर है और वे गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के बीच रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मेहरा अपने मालिकों के साथ पावर स्ट्रगल में लगा हुआ है, जो उन्हें चैनल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अपनी पत्नी डॉली के साथ खराब रिश्ता है, जो गंभीर एंग्जाइटी की पेशेंट है। गिरफ्तार लोगों के बैकग्राउंड की जांच करते समय पुलिस को पता चलता है कि त्यागी एक खतरनाक अपराधी और हत्यारा है, जो 45 मर्डर करने के बाद भी पहले कभी नहीं पकड़ा गया। वे ये जानकारी मेहरा को देते हैं, लेकिन वो मेहरा पर हुए हमले को समझाने वाला कोई लिंक या मकसद नहीं ढूंढ पाते। जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों से अलग अलग रूप से कांटेक्ट किया गया था और एक बड़े प्लान के मुताबिक मर्डर को अंजाम देने के लिए एक साथ रखा गया था। पुलिस को पता चलता है कि त्यागी गिरफ्तार होने से पहले एक मास्टर जी से बात करने के लिए बेताब था और शायद वह हमले को रोकने की सोच रहा था। चौधरी की टीम कई तरीकों का इस्तेमाल करके उन 4 से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ खास हासिल नहीं होता। एक सुराग पर काम करते हुए अंसारी तारिक नाम के मैकेनिक को ढूंढता है, जिसने कबीर को काम पर लगाया था, लेकिन तारिक उसे चकमा देकर भाग जाता है। चौधरी को यकीन है कि उसे चित्रकूट जाना चाहिए, वह गांव जहां त्यागी रहा करता था, जहां से वो उसके बारे में जान पाता। मेहरा न्यूज चैनल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर सारा मैथ्यूज के साथ अफेयर शुरू करता है। बाद में उसे सस्पेक्टों की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब होता है। हालांकि त्यागी से आंख मिलाने से उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यमुना नदी के किनारे की गई खोज में वह फोन मिला जिसे टोप सिंह ने गिरफ्तार होने से पहले फेंक दिया था। पास्ट में त्यागी के पिता की उसके चाचा के साथ जमीन के चक्कर में लड़ाई के बाद स्कूल जाने वाला त्यागी अपनी बहनों के साथ हुए रेप का बदला लेने के लिए अपने 3 क्लासमेट, जो कि उसके चचेरे भाई भी थे, उनकी हथौड़े से हत्या कर देता है। प्रेजेंट में अंसारी टोप सिंह की पास्ट का पता लगाने के लिए पंजाब में उसके गांव जाता है और पाता है कि वह बचपन से ही अपनी छोटी कास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए उसे गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। चित्रकूट में चौधरी को त्यागी के स्कूल से स्पोर्ट्स टीचर के जरिए से उसके पास्ट और स्कूल के उसके मर्डर इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। हालांकि जब त्यागी उसके घर जाता है तो पता चलता है कि उसने सालों से अपने परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं किया है। लोकल रिपोर्टर अमितोष चौधरी को सीक्रेट जानकारी देता है, जो लोकल गैंगस्टर, बिजनेसमैन और राजनेता ग्वाला गुज्जर के नाम को सामने लाता है। इस बीच मेहरा त्यागी की अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करता है और सारा को उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहता है, जिसे मेहरा फिर प्राइम टाइम टीवी पर टेलीकास्ट करता है, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी बढ़ जाती है, जो 4 सस्पेक्टों के नामों को सीक्रेट रख रहे थे। मेहरा अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है ताकि वे उसे हटा न दे और चैनल पर कब्जा करने के लिए एक पुराने दुश्मन के साथ काम करना शुरू कर देता है। फोरेंसिक टीम टोप सिंह के फेंके हुए फोन से डेटा निकालने में कामयाब है, जिसमें मेहरा पर निगरानी करते हुए वीडियो और चंदा नाम की लड़की के साथ कुछ पर्सनल तस्वीरें सामने आई हैं। ये पता चला है कि मैरी वास्तव में ट्रांसजेंडर है और उसका असली नाम चीनी है। उसे पुरुषों की कोठरी में ले जाया जाता है। चौधरी और अंसारी दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश तलरेजा से मिलने जाते हैं, जिसने चीनी को उस काम के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन दोनों खाली हाथ लौटते हैं। इस बीच तारिक का शव घाट पर बहता हुआ आता है, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। अंसारी IAS के एग्जाम को पास कर लेता है, लेकिन चौधरी की ओर से उसे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है। चीनी की गड़बड़ी की जानकारी मीडिया में लीक हो जाती है और दिल्ली पुलिस के लिए एक और शर्मिंदगी का कारण बनती है, जिसके चलते चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी जाती है। चौधरी भगत से बड़ी साजिश की जांच करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भगत उसे धीरे से याद दिलाता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे घर भेज देता है। डॉली को पता चलता है कि संजीव का किसी से लव अफेयर चल रहा है और वह दुखी है। चौधरी का बेटा सिद्धार्थ एक छोटे मोटे गुंडे से चुराई गई बंदूक को स्कूल की छोटी लड़ाई में अपने क्लासमेट पर तान देता है, जिसकी वजह से चौधरी को स्कूल में बुलाया जाता है। चौधरी अपने सस्पेंशन के दुख से निपटने के दौरान नशे में धुत हो जाता है, लेकिन अंसारी उसके साथ स्कूल जाता है और बाद में दोनों सुलह कर लेते हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन में फेमस जर्नलिस्ट्स को जान से मारकर और भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए ISI द्वारा एक बड़ी साजिश का पता चलता है। वे मेहरा को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वह अपने प्राइम टाइम शो में बता देता है कि कैसे ISI ने उसके ऊपर हमला करने की साजिश की, जिससे CBI को भी मजबूर होना पड़ता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CBI दावा करती है कि कबीर एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव है और सबूत के तौर पर उसके घर से मिले जिहादी बुक को सबूत के तौर पर पेश करती है। अंसारी को शक होता है क्योंकि वह जानता है कि कबीर उर्दू नहीं पढ़ सकता। सारा को भी शक होता है। वह चौधरी की केस की नोटबुक हासिल कर लेती है, जो उससे गलती से गिर जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है।
सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी पर विश्वास न करते हुए चौधरी और अंसारी सारा की मदद से एक अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब वे कबीर के पास्ट को खंगालते हैं तो पाते हैं कि उसका परिवार हिंदू मुस्लिम दंगों का शिकार था और उसके भाई को भीड़ ने मार डाला था। हालांकि कबीर के जिंदा रिश्तेदार इस बात से इनकार करते हैं कि वह कट्टरपंथी है या उसका कोई जिहादी रिलेशन है। चीनी के बचपन का दोस्त चौधरी से कांटेक्ट करता है और उसे उसकी पिछली कहानी बताता है कि वह एक अनाथ आवारा है जिसका बचपन में सेक्सुअल एब्यूज हुआ था, लेकिन वह इस काम से बचने के लिए पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। राजू वह लोकल गुंडा है जिसकी बंदूक सिद्धार्थ ने चुराई थी। वो अपने बॉस के दबाव में आके सिद्धार्थ की पिटाई करता है। जब चौधरी को इसकी भनक लगती है तो वह गैंगस्टर को बंदूक लौटा देता है, लेकिन पूरे गिरोह को बुरी तरह पीटता है। उनसे वादा करता है कि अगर वे फिर से उसके बेटे के पीछे आए तो वो उन्हें मार देगा। जेल में कबीर पर एक दूसरे कैदी द्वारा हमला किया जाता है, जिसके बारे में चौधरी को शक है कि यह किसी अंदर की साजिश का हिस्सा है। सारा का मानना है कि ग्वाला गुज्जर से जुड़े चित्रकूट के एक नेता वाजपेयी इस साजिश के पीछे के मैन आदमी है और सीबीआई की आतंकवादी थ्योरी बकवास है। पुराने अखबारों की कटिंग को देखते हुए चौधरी को एक फोटो मिलती है जो त्यागी के हाई स्कूल कोच को वाजपेयी से जोड़ती है। यह इन्फॉर्मेशन कोच ने चौधरी से तब छिपाई थी जब वे आखिरी बार मिले थे। चित्रकूट में वापस आकर चौधरी हाई स्कूल के कोच को ढूंढता है जो बताता है कि वाजपेयी और ग्वाला एक ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसे लीडर को कभी किसी ने देखा नहीं है। साथ ही साथ वो शहर का गुंडा और भगवान है जिसका नाम दोनलिया है, जो इलाके की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और अपने जंगल के ठिकाने से अपनी सरकार चलाता है। कोच एक पुलिस ऑफिसर था और बाद में दोनुलिया के लिए मुखबिर बन गया, और जब त्यागी ने स्कूल में हत्याओं को अंजाम दिया तो वो उसे उसके पास लाया। समय के साथ त्यागी दोनुलिया के लिए एक भरोसेमंद हिटमैन बन गया और वो उसका मास्टर जी, जिससे वह मेहरा को मरने से पहले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दोनुलिया और त्यागी में कुत्तों के लिए एक गहरा प्यार था और उनका मानना था कि अगर कोई आदमी कुत्ते से प्यार करता है तो वह एक अच्छा इंसान है। हालांकि कोच दोनुलिया और त्यागी दोनों से कांटेक्ट खो चुका है और इस बात से अनजान है कि वे मेहरा को क्यों निशाना बना रहे थे। इस बीच टेररिस्ट अटैक वाली न्यूज से मेहरा नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिससे उसके न्यूज चैनल को सफलता मिलती है और सारा को ये समझ में आने लगा है कि वह एक अच्छा पत्रकार नहीं है बल्कि एक अहंकारी आदमी है जो केवल खुद को और अपने चैनल को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है। डीसीपी भगत चौधरी को वार्निंग देने के लिए कॉल करता है कि उसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन से उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन चौधरी खुद को और अपने परिवार को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब है और उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है। चौधरी टोप सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड चंदा का पता लगाता है जो अब शुक्ला के साथ जुड़ी हुई है, जो वाजपेयी का पर्सनल असिस्टेंट है। वह बताती है कि उसने गलती से शुक्ला के जरिए टोप सिंह को इस काम पर रखा था क्योंकि वो उसके पास्ट को जानता था और इस काम के जरिए चंदा टोप सिंह से छुटकारा पा लेती। हालांकि वह इस काम के पीछे के मोटिव के बारे में नहीं जानती। एक नई थ्योरी पर काम करते हुए चौधरी भगत के फोन रिकॉर्ड मांगता है। हालांकि वह अंसारी को इससे बचाने की कोशिश करता है क्योंकि इससे उसके करियर पर खतरा आ सकता है। अमितोष चौधरी को बताता है कि ग्वाला और वाजपेयी के बीच दरार है और ग्वाला वाजपेयी के खिलाफ आने वाले चुनावों में लड़ने का प्लान बना रहा है। चौधरी एक और थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मरे हुए लोगों के रिकॉर्ड चेक करने के लिए एक ऑफिस में घुसता है, जहां उसे पता चलता है कि दोनुलिया कुछ दिन पहले मर चुका है। डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के बाद दोनुलिया के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। अंसारी को भगत के फोन रिकॉर्ड मिलते हैं जिन्हें वो टोप सिंह के फोन रिकॉर्ड से मैच करता है, जहां उसे पता चलता है कि भगत ही उन चारों को बार बार फोन कर रहा था, जिससे वह एक और थ्योरी को कंफर्म करने में कामयाब होता है। टारगेट मेहरा नहीं था, ये कार में सवार 4 लोग थे। भगत को उन्हें एक फेक एनकाउंटर में मारना था, लेकिन मीडिया वैन गलती से या उनकी अच्छी किस्मत के कारण सिचुएशन पर मौजूद थी, जिसकी वजह से एनकाउंटर रोका गया। चौधरी को दोनुलिया के जंगल में ले जाया जाता है, जहां ग्वाला के पूछने पर वो सब बताता है जो उसे अभी तक पता लगा है। वो उसे बताता है कि दोनुलिया कुछ समय पहले ही मर चुका है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखा गया है। साथ ही बताता है कि ग्वाला यानी वो वाजपेयी के खिलाफ पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है। वाजपेयी दोनुलिया की मौत के बारे में जानता है और दोनुलिया के सबसे खूंखार हत्यारे त्यागी के गुस्से से डरता है। वाजपेयी ने त्यागी को रोकने का काम भगत को दिया, जिसने कबीर, चीनी और टोप सिंह के फेक एनकाउंटर को और भी ज्यादा रियल दिखाने और उस पर किसी भी तरह के शक से बचने के लिए उन्हें काम पर रखा। पुलिस और सीबीआई ने इस साजिश को छिपाने में अपना रोल निभाया और उसे एक नकली आतंकवादी हमला बना के सबके सामने लाया गया। ग्वाला चौधरी को खत्म करने का प्लान करता है क्योंकि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन एक पॉलिटिकल अफसर देखकर उसे जाने देता है। वाजपेयी पर बहुत से गंदे धब्बों के बावजूद ग्वाला वाजपेयी के साथ हाथ मिलाकर खुद को हाई इन्फ्लुएंस की पोजीशन में ले जाता है। भगत चौधरी को सच्चाई सबके सामने लाने से मना करता है और साथ ही इन्फॉर्म करता है कि ग्वाला वाजपेयी दोनुलिया को दोबारा मिलाने के लिए इनाम के रूप में उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम है जो उस एरिया के लोगों के लिए काम करती है।
जब त्यागी को अदालत में ले जाया जा रहा होता है, चौधरी उसे डोनुलिया की मौत की खबर देता है और दुखी त्यागी एक पुलिस अफसर से बंदूक चुराकर सुसाइड कर लेता है। जब चौधरी मेहरा को बताता है कि वह कभी टारगेट था ही नहीं, बल्कि कवर-अप में इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था, जिसकी जान तब बची जब उसकी बीवी एक कुत्ते को उससे मिलवाने लाए और वो उसे प्यार कर रहा था। त्यागी ये सब देखता है और हमले को रोकता है। ये सुन के कि उसकी जान एक कुत्ते की वजह से बची, तो यह मेहरा के ईगो को एक गंभीर झटका देता है। मेहरा अपनी और अपने चैनल की इज्जत बनाए रखने के लिए न्यूज़ चैनल में ये कहानी गढ़ना चुनता है कि त्यागी ने गवाही देने से बचने के लिए खुद को मार डाला। उस पर किए हमले को एक आतंकवादी थ्योरी से ही बताता है। सीरीज के एंड में हाथीराम चौधरी अपने खुशहाल परिवार के साथ होता है और एक डॉगी को देखकर उसकी ओर अपनी आइसक्रीम फेंकता है, क्योंकि Man like dog, each good man. And if dog like man, each good man. कहानी नागालैंड सदन के रूम सर्विस स्टाफ को एक सिरकटी हुई लाश मिलने से शुरू होती है। इस बीच हाथीराम चौधरी अभी भी आउटर जमुना पार पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। उसकी पत्नी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से नाखुश है। उसका भाई हाथीराम को एक प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जहां एम्प्लॉयर भल्ला एक्स मिलिट्री या एक्स पुलिस ऑफिसरों को काम पर रखना चाहता है। वो हाथीराम को अपने हवाला बिजनेस के लिए सिक्योरिटी की जॉब के अलावा और कुछ ऑफर नहीं कर पाता है। मर्डर विक्टिम नागा नेता जोनाथन थॉम है, जो कि एक इम्पोर्टेंट नागालैंड बिजनेस शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में था। हाथीराम का एक्स जूनियर अंसारी, जो आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम के बाद एसीपी के रूप में प्रोमोट हो गया है, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है। थॉम के सिक्योरिटी गार्ड डैनियल का कहना है कि थॉम ने उसे रात की छुट्टी लेने के लिए कहा था। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए अंसारी ने क्लब की होस्टेस रोज लिजो को हत्या के समय नागालैंड सदन से जल्दी से निकलते हुए देखा। अंसारी ने रोज के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को एक लुकआउट नोटिस भेजा और क्लब के मालिक ध्रुव मलिक से पूछताछ की। इस बीच भारत सरकार के स्पेशल एडवाइजर कपिल रेड्डी, अंकल केन और नागालैंड डेलीगेशन के बाकी मेंबरों को शांत करते हैं। हाथीराम को एक महिला पर दया आती है, जो अपने छोटे बेटे के साथ स्टेशन पर यह रिपोर्ट कराने आती है कि उसका पति रघु पासवान लापता है। रघु का आखिरी मालिक जोगी, जो एक फ्रूट होलसेलर है। हाथीराम को उसका पता लगाते हुए पता चलता है कि रघु कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स को लेने दिल्ली से अक्सर नागालैंड जाया करता था। जबकि हाथीराम अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पासवान की पत्नी घायल हो जाती है और बाद में एक एक्सीडेंट में मर जाती है। अस्पताल में हाथीराम ने 2 लोगों को सस्पिशियस तरीके से काम करते हुए देखा और पासवान का बेटा उनसे डर गया। वह उनका पीछा करता है, लेकिन वे लोग भाग जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज में पासवान की तलाश करते हुए हाथीराम ने रघु और रोज को नागालैंड जाने वाली ट्रेन में एक साथ जाते हुए देखा। डीसीपी भारद्वाज अंसारी के साथ रघु पासवान और रोज लिजो के सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन डीसीपी हाथीराम को इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने से मना कर देता है। जोगी से पूछताछ करने के लिए गई हुई लेडी कांस्टेबल को उसकी शॉप बंद मिलती है। हाथीराम जोगी के ऑफिस में घुसता है और एक ट्रैवल एजेंसी के कई बिल रिसिप्ट पाता है। ट्रैवल एजेंट उसे बताती है कि आज ही की दोपहर एक ट्रेन से जोगी के कुछ लोग नागालैंड से वापस आने वाले हैं। स्टेशन पर नागालैंड से आने वाली ट्रेन में कुछ न मिलने के बाद हाथीराम को कुछ लोगों पर शक होता है, जिनका पीछा करते हुए हाथीराम उन्हें एक गोदाम तक ट्रैक करता है, जहां उसे पता चलता है कि जोगी एक नारकोटिक्स रिंग चला रहा है। अंसारी एसीपी विर्क और उनकी नारकोटिक्स टीम को गोदाम पर छापा मारने के लिए भेजता है। हाथीराम हाथापाई में बेहोश हो जाता है और जब वो जगता है तो पाता है कि विर्क ने सारा क्रेडिट ले लिया है। अंसारी इसका फायदा उठाकर हाथीराम को इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करता है। जोगी से पूछताछ के दौरान ध्रुव मलिक का नाम सामने आया, जिसके क्लब में रोज लिजो काम करती थी और जो भी उसे क्लब के लिए ड्रग्स दिया करता था। ध्रुव पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही बेल ऑर्डर्स लेकर आता है। थॉम की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले 3 नकाबपोश आदमियों का एक वीडियो मीडिया में सनसनी मचा देता है। नागालैंड में एक कांस्टेबल रोज लिजो को देखता है। हाथीराम पासवान की बीवी के मरने के बाद उसके बच्चे को घर लेकर आता है, जिससे उसकी पत्नी बहुत नाराज होती है। जिसके बाद हाथीराम और अंसारी नागालैंड के लिए निकल पड़ते हैं। हाथीराम और अंसारी नागालैंड पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात एक लोकल फिक्सर बिट्टू रहमान से होती है। एसपी मेघना बरुआ उन्हें लेने आती हैं और वे थॉम के अंतिम संस्कार में जाते हैं, जहां थॉम के अलग हुए बेटे रूबेन के आने पर टेंशन बढ़ जाती है। रूबेन की मां उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि वो ध्यान रखे कि पुलिस ज्यादा गहराई में न जाए। हाथीराम और अंसारी को थॉम के ड्रग बिजनेस और मैक्स रिजू के साथ उसके रिलेशनों के बारे में पता चलता है। हाथीराम पासवान का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकल पुलिस की छापेमारी में पकड़ा जाता है और उसे कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि उसके पास उसका पुलिस आईडी नहीं होता। लेकिन बिट्टू उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अंसारी और हाथीराम को पता चलता है कि रोज रेड्डी की पत्नी के होटल में काम करती थी, पर उसे निकाल दिया जाता है। बरुआ को रिजू की डेड बॉडी एक खलिहान में लटकी हुई मिलती है।
जॉनथन थॉम की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले 3 आदमियों को डैनियल द्वारा गोली मार दी जाती है। हाथीराम और अंसारी तीनों आदमियों की हत्या की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि तीनों को इसके लिए फंसाया गया था। अंसारी ने देखा कि तीनों की कलाई पर एक जैसा टैटू है जिस पर लैंगचोमा हत्याकांड की तारीख लिखी है। हाथीराम अंसारी के एब्सेंस में उसके लिए आए एक इम्पोर्टेंट कॉल का जवाब देता है और फोन पर एक आदमी की आवाज़ सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंसारी एक आदमी से प्यार करता है, जिसके लिए वह अंसारी को सपोर्ट करता है। हाथीराम को रघु पासवान का रेड्डी के होटल से रिलेशन का पता चलता है जब वह होटल के अकाउंटेंट से पूछताछ करता है, जो उसे बताता है कि पासवान हर महीने 1 लाख रुपये होटल से उठाता था। अपने बेटे के जन्मदिन के लिए सरप्राइज के तौर पर दिल्ली पहुंचने पर हाथीराम का बेटा अपने परिवार के साथ बाहर जाने से मना कर देता है और इसके बजाय अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। रूबेन रेड्डी को धमकाता है और उससे कहता है कि उसे अपने पिता के पैसे वापस चाहिए। ग्रेस रेड्डी अपने होटल की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बातचीत करती है, लेकिन रूबेन के आदमी बायस को डरा देते हैं। इस बीच अंसारी को रोज लिजो के बारे में एक गुमनाम कॉल आती है और वह उसे खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि बरुआ उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। अंसारी को पता चलता है कि रोज पर रूबेन और उसके आदमियों ने हमला किया है और अंसारी उसका बचाव करने की कोशिश करता है और दोनों वहां से पैदल भाग जाते हैं, जबकि रूबेन के आदमी उनका पीछा करता है। अंसारी और रोज अंसारी की कार में हमलावरों से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डैनियल उन्हें गोली मार देता है। अंसारी मारा जाता है और रोज को पीठ में गोली लगती है। एपिसोड के एंड में वो खुद को जीप के मलबे से खुद को बाहर निकालती है। पुलिस जंगल में रोज लिजो की तलाश करती है, जहां से वह आखिरी बार गायब हुई थी। साथ ही साथ डैनियल भी उसे ढूंढ रहा था। रूबेन पर अंसारी की हत्या का आरोप लगाया जाता है और उस पर शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी होने के बाद वह जंगल में भाग जाता है और उन विद्रोहियों से जुड़ जाता है जो अभी भी छिपे हुए हैं। दिल्ली में हाथीराम पर होम मिनिस्ट्री द्वारा ये कहानी मानने का दबाव डाला जाता है कि रूबेन ही हत्यारा है, लेकिन वह अंसारी को इस पूरी घटना के लिए बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि हत्या की रात ध्रुव नागालैंड सदन के पास था, क्योंकि हाथीराम को उसके रोज को छोड़ने और फिर बाहर उसका इंतजार करने का वीडियो फुटेज मिलता है। हाथीराम और विर्क ध्रुव के प्री वेडिंग सेरेमनी पार्टी में घुस जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ध्रुव ने खुलासा किया कि रोज का थॉम से एक बच्चा था और वे उसे 2 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करने वाले थे, जो ध्रुव के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा था। लेकिन रोज कभी वापस ही नहीं आए और रघु पासवान की मदद से भागने में कामयाब रही। रूबेन रेड्डी को फोन करता है और उसे धमकाता है। रेड्डी को लगता है कि अब उसका पलड़ा भारी है, इसलिए वह उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हाथीराम असली हत्यारों की तलाश में नागालैंड के लिए निकल पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत थॉम की बेटी द्वारा सुसाइड करने के फ्लैशबैक से होती है। हाथीराम नागालैंड में उतरता है और मेघना बरुआ के साथ मिल जाता है। रेड्डी के होटल खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले बायर्स में से एक की हत्या कर दी जाती है। हाथीराम बाय के भाई से मिलता है, जो उसे बताता है कि कपिल रेड्डी नागालैंड में अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर यूरोप जाना चाहता है। हाथीराम लोकल पुलिस से बात करता है, जो रूबेन और उसके आदमियों के कांटेक्ट में है, और उन्हें बताता है कि वह रूबेन से मिलना चाहता है। डैनियल ने सोशल मीडिया पर रोज के हॉस्पिटल का पता बता दिया और थॉम के सपोर्टरों की भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। हाथीराम और मेघना भीड़ से लड़ने के बाद रोज को अस्पताल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। हाथीराम को पता चलता है कि रोज की दोस्त एस्टेर रोज की बेटी जेन की परवरिश कर रही है और पासवान रोज और जेन के लिए बॉर्डर पार करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे ये भी पता चलता है कि रेड्डी के होटल से पासवान द्वारा उठाया गया पैसा थॉम की पत्नी असेनला ने भेजा था। ग्रेस रेड्डी असेनला से मिलती है और इन्वेस्टरों को होटल डील के लिए राजी करने में मदद मांगती है। रूबेन को इस बारे में पता चलता है और वह अपने आदमियों से हाथीराम से मिलने के लिए कहता है। हाथीराम को पता चलता है कि थॉम की बेटी और रोज म्यूरियल कॉन्वेंट स्कूल में क्लासमेट्स थीं। एपिसोड की शुरुआत हाथीराम को रूबेन के आदमियों द्वारा उठाने से होती है, जिसका पीछा मेघना बरुआ और उसकी टीम करती है। रूबेन की लोकेशन पर पहुंचकर पता चलता है कि डैनियल वहां पहले से मौजूद है। रूबेन से मिलने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था जब उसे अपने पिता जॉनथन के रोज के साथ अफेयर के बारे में पता चला। हाथीराम ये भी सही ढंग से अनुमान लगाता है कि रोज के पेट में जॉनथन का बच्चा था। रूबेन उसे बताता है कि जॉनथन के ड्रग बिजनेस के पैसे रेड्डी के होटलों के जरिए लूटे जा रहे थे। रूबेन उसे ये भी बताता है कि जॉनथन विकास शिखर सम्मेलन में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ बदल गया जिसकी वजह से उसे दिल्ली जाना पड़ा। तभी डैनियल स्नाइपर राइफल से रूबेन को गोली मारकर मार देता है और हाथीराम और मेघना को रूबेन के आदमियों से निपटने के लिए छोड़ देता है। विर्क हाथीराम को इन्फॉर्म करता है कि रेड्डी पर नार्कोटिक्स फाइल बंद कर दी गई थी और ऊपर से कुछ ऑर्डरों के द्वारा गायब कर दी गई थी।
मेघना और हाथीराम इस अंजाम पर पहुंचते हैं कि रेड्डी ने पुलिस को जोनाथन की एक बड़ी ड्रग डीलिंग की इन्फॉर्मेशन दी, जिससे थॉम को भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ और उसे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पता चलने पर कि डैनियल के नाम एक टूर और ट्रैवल्स कंपनी की जीप है जिसे बिट्टू चला रहा था, जिससे उसे यह पता चलता है कि बिट्टू डैनियल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जिससे डैनियल अंसारी और रूबेन को मारने में कामयाब हो गया। विक डैनियल की प्रेमिका से पूछताछ करता है और पता लगाता है कि हत्या की रात वह उसके साथ नहीं था। उसे ये भी पता चलता है कि डैनियल लेंगचोमा से जुड़ा हुआ है। हाथीराम लेंगचोमा का नाम सुनते ही नागा अनाथालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अनाथ होने के कारण डैनियल को अंकल केन ने गोद लिया था। मेघना को उस टूर एंड ट्रैवल कंपनी के मालिक का एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो उस एड्रेस पर जाने का फैसला करती है, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है। मेघना को हाथीराम को सिटी के चौराहे पर बुलाने के लिए मजबूर करने के बाद डैनियल उसे गोली मार देता है। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जिसमें दिखाया गया है कि रोज और रघु कैसे मिले। हाथीराम शहर के चौराहे पर आता है और होटल की खिड़की से डैनियल उसे लगभग गोली मार ही देता है। वह होटल की रसोई में डैनियल से लड़ता है और उसे मार देता है। फिर वह अगली सुबह अंकल केन से मिलने जाता है। अंकल केन ने खुलासा किया कि उसने जोनाथन का गला काट दिया। जब जोनाथन को पता चला कि रेड्डी ने उसे फंसाया है और वह शिखर छोड़ने वाला है, जिससे उसके सपोर्ट के बिना समिट ढह जाएगा, डैनियल ने केन को शव को काटने और उसके बाद समिट की सफलता के चांसेस को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने में मदद की। नागालैंड के लोगों पर समिट की सफलता के इफेक्ट को देखते हुए और वहां की डेवलपमेंट के बीच में ना आते हुए हाथीराम सच्चाई को उजागर नहीं करना चुनता है। एयरपोर्ट के रास्ते में हाथीराम को पता चलता है कि रोज की अस्पताल में मौत हो गई है। रघु के माता पिता और रूममेट उसके बेटे को लेने आते हैं। उनके जाने के बाद हाथीराम को सदन के बाहर कैद सीसीटीवी में देखी गई एक बात याद आती है। वह देखता है कि रघु के रूममेट द्वारा चलाया जाने वाला रिक्शा वहां से गुजर रहा है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि रघु ने उस रात रोज को भागने में मदद करने के लिए रिक्शा उधार लिया था और वापस लौटने पर उसके रूममेट के साथ लड़ाई होने के कारण उनके हाथों उसकी हत्या हो गई। हाथीराम विर्क को बताता है कि वह फोर्स छोड़ रहा है। जब विर्क एक फटा हुआ नोट इस्तेमाल करता है तो हाथीराम को थॉम के पर्स में फटे नोट की याद आती है। वो अपने साले की मदद से भल्ला से मिलता है, जो उसे हवाला का पैसा दिलाने में मदद करता है। जब वो फटा नोट देता है तो उसके सामने बहुत सारे पैसे रख दिए जाते हैं। हाथीराम बाकी पैसे छोड़कर सिर्फ 5 लाख रुपए लेता है, जो रोज ने रघु को देने का वादा किया था, और ट्रेन छूटने से पहले उसके बेटे को दे देता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलती है, हाथीराम चेहरे पर मुस्कान लिए चला जाता है।